नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए उनकी परिभाषा, उनके कुछ सामान्य नियम पढ़े थे कि हम किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचान सके। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हुए हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। यह आपकी पुस्तक का पहला टॉपिक है। जो पीछे हमें पढ़ा था वो सामान्य जानकारी थी। दोस्तों, आज हम आपकी पुस्तक का पहला टॉपिक लेते हैं, वह है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। आज जगह हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। दोस्तों, एक मुझे जो कमेंट लिखा था वो याद आ गया, मैं उनके बारे में पहले आप जी के सामने चर्चा कर लेता हूँ। हमने जब परिमेय संख्या पढ़ी थी उस क्लासेज में एक कमेंट आया था। जिसने कमेंट किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण किया था, क्योंकि उस समय मैं भी बताना भूल गया था। क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती है जो कि छूट जाती है। जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं उस समय तो आप तुरंत किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन होता है उनको पूछ सकते हो, लेकिन इसमें आप कमेंट करते हो फिर अगले क्लासेज में बताना पड़ता है। जिसने वो क्वेश्चन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उनके बारे में चर्चा करनी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि छोटे बच्चों को उनको लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है। जो क्वेश्चन था जो कमेंट में उसने लिखा था वो ये लिखा था कि वाई क्यू नॉट इक्वल 0। यह क्वेश्चन लिखा था और आगे लिखा था प्लीज एक्सप्लेन सर। लिखा था वाई क्यू बराबर वाई यानी क्यू नॉट इक्वल 0। क्यू होता है हमारा, जब हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं कि जब वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल 0। जब हमारा Q बराबर नॉट इक्वल 0 आता है उस समय जहाँ से ये प्रश्न आया गया है कि हम ऐसे क्यों कहते हैं कि Q नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ने से पहले कुछ मिनट इन पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस पर लेके कितना भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो जाए। तो हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सीधा तो हम बताते हैं तो कि कोई भी जब हम हर में शून्य लिखते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा है कि मानो कि आपके पास 5 चॉकलेट है। माना कि आपके पास कितनी 5 चॉकलेट है। आपके पास 5 चॉकलेट है। आपको इन 5 चॉकलेटों को 10 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में? 10। आपको इन 5 चॉकलेटों को 10 बच्चों में बांटना है। तब आप क्या करोगे? आप करोगे 10/5। आप क्या लिखोगे? 10/5। जब आप इनका 5 का 10 में भाग दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 2, कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी चॉकलेट आएगी? 2। जब आपके पास 10 चॉकलेट है और आपको कहा जाए कि इन 10 चॉकलेटों को ये 5 बच्चे हैं इनमें बांट दो। क्या करो? इनमें बांट दो। तब आप क्या करोगे? आपको पता है कि 10 चॉकलेट है, प्रत्येक को 2-2 चॉकलेट देंगे तो हमारी चॉकलेट 10 है वो खत्म हो जाएगी। हमारे क्या हो जाएगा? 10/5
हम कैसे लिखेंगे 10 चॉकलेट, ये है 10 चॉकलेट, कितने बच्चों में बांटनी है 5, 5 तो कितनी कितनी चॉकलेट आएगी 2, यह सिंपल क्वेश्चन हो गया। नहीं तो हम एक ऐसा उदाहरण और ले लेते हैं कि आपके पास मानो कि 0 चॉकलेट है, कितनी 0, इसका मतलब है कि आपके पास कितनी चॉकलेट है ही नहीं, 0 चॉकलेट है। आपको कहा जाए कि इन 0 चॉकलेटों को आपको कितने बच्चों में 3 बच्चों में बांटना है। माना कि ये 0 चॉकलेट है, 0 क्या है चॉकलेट है, और आपको इन 3 बच्चे हैं, इनमें 0 चॉकलेट को क्या करना है बांटना है। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि 0 चॉकलेट को हम 3 बच्चों में कैसे बांट सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन लगता है, वैसे ही ये 0 चॉकलेट को कैसे हम बांट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लिखते हैं कि ये कितनी है 0 चॉकलेट, कितने बच्चों में बांटना है बटा कितना आ जाएगा 3, इन 0 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटना है। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, क्योंकि चॉकलेट 0 है तो हम प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट देंगे 0 चॉकलेट देंगे, कितनी 0 है। कभी देखिए 0 चॉकलेट है, हमारे पास 0 चॉकलेट है और उनको हम 3 बच्चों में बांटेंगे तो हमारे पास कितनी चॉकलेट देनी पड़ेगी 0 चॉकलेट है। तो हम अब आपको समझ आया गया होगा कि जब हम 0 किसी वस्तु होती है, 0 वस्तु या 0 किसी भी प्रकार की कोई हो, जब उनको हम बांटने हैं 5 या 10 चाहे कितने ही भागों में बांटे तो हमेशा वो कितने आएगी 0 आएगी। अब हम इन पर बात करते हैं कि मानो कि आपके पास कितनी 5 चॉकलेट है, माना कि आपके पास 5 चॉकलेट है, आपको कहा जाए इन 5 चॉकलेटों को कितने 0 बच्चों में बांटे, तो आप सोचोगे कि ये 500 चॉकलेट हमारे ही रह जाएगी, क्योंकि किसी को बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 5 चॉकलेट है हमारे पास ही रह जाएगी। आपको कहा जाए कि 5 चॉकलेट है, इनको 0 बच्चों में बांटो, तो क्या आप बांट सकते हो? आपको 5 चॉकलेट है, इनको 0 बच्चों में बांटना है, बताओ कि आप किस प्रकार उनको बांटोगे। आपको कहा जाए एक बच्चे में बांट दो तो आप उन्हें एक बच्चे को 500 चॉकलेट दे देंगे। आपको कहा जाए कि उनको 0 बच्चों में बांटना है, तो आप बताइए कि किस प्रकार इनको बांटोगे। क्या आपके पास है ऐसा कोई उपाय कि आप 0 बच्चों में उनको बांट सके? तो हम किस प्रकार लिखेंगे, हमारी कितनी 5 चॉकलेट है, कितने बच्चों में बांटना है 0 बच्चों में, कितना आ गया 5/0। क्या आप इसे बांट सकते हो? किसी 5 चॉकलेट को 0 बच्चों में बांट सकते हो? क्या ऐसा संभव है आपके? हो तो देख लो, नहीं ना, तो इनका मान क्या आएगा अपरिभाषित। कभी भी किसी भी चाहे कितनी भी हमारे पास संख्या हो, किसी प्रकार की उनको हम 0 भाग में नहीं बांट सकते, 0 से हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, हम उनमें 0 के भाग नहीं दे सकते। जब हम 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो हमारे पास अपरिभाषित यानी अनंत किसी भी प्रकार का कोई मान नहीं आएगा, अपरिभाषित अनंत मान आएगा। अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया है गणित के विषय में, गणित के सब्जेक्ट में। किसी भी संख्या को जब हम किसी की संख्या के हर में 0 लिखते हैं तो उनके जो आंसर आता है हमारा, उनको अभी तक किसी ने परिभाषित नहीं किया है गणित के विषय में। तो आपको लगता है समझ आ गया होगा कि वाई क्यों नॉट इक्वल 0 होता है। देख लिया कि हम किसी भी चीज को हम 0 में बांट दें तो हम उसे बांट नहीं सकते। आप क्या 5 चॉकलेट को 0 बच्चों में बांट सकते हो? नहीं बांट, ऐसा संभव नहीं है आपके।
1 2 3 बच्चों के आप बांट सकते हो, लेकिन शून्य बच्चों को आप कैसे बांटोगे? ऐसा संभव नहीं है। तो इसके पास आपका कोई रीजन है कि आप इसको शून्य बच्चों में बांटे? इसको आप भी सोच में लग जाओगे और आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। इसलिए इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, कि इसका कोई भी उत्तर नहीं है, इसका मान अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। अब हम चलते हैं हमारे परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म है उनके में। ये जो कमेंट किया गया था, ये किया गया था जो हमारा पहला परिमेय संख्या का जो क्लास हुई थी, उसमें ये बहुत ही अच्छा कमेंट किया गया था कि जिसने ये देखा, क्लास ली, उसने लगता है कि कुछ पढ़ा होगा। तभी उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि Q नॉट इक्वल 0 क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का गुणधर्म। पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं, किस किस में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म लगते हैं। परिमेय संख्याओं के वैकलन, जोड़ यानी योग, वैकलन, गुणन और भाग में परिमेय संख्या जो गुणधर्म होते हैं वो लागू होते हैं। परिमेय संख्या गुणधर्म है वो है परिमेय संख्याओं के योग, वैकलन, गुणन और भाग। इन चार में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के योग, वैकलन, गुणधर्म, भाग में गुणधर्म पढ़ेंगे कि किनमें? हम परिमेय संख्याओं के योग, वैकलन, गुणन, भाग में गुणधर्म पढ़ेंगे। कि योग यानी जोड़ है। योग क्या होता है? हम जोड़ते हैं, जोड़ है। वैकलन क्या होती है? बाकी। यह तो आता होगा आपको सामान्य बातें। गुणन है गुणा और भाग है भाग हो गया। परिमेय संख्या गुणधर्म है जो कि परिमेय संख्याओं के योग, वैकलन, गुणन और भाग में लागू होते हैं। योग इन जोड़, वैकलन बाकी और गुणन गुणा। ये आप नहीं समझ रहे तो समझ लेना कि योग किसे कहते हैं, वैकलन किसे कहते हैं, गुणन किसे कहते हैं। तो हम देखें तो परिमेय संख्याओं के बहुत से गुणधर्म हैं और हम आज इनके गुणधर्मों से, जब इनका पहला गुणधर्म आता है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो परिमेय संख्याओं का पहला गुणधर्म आता है वो आता है सावृत्ति का गुणधर्म। पहला गुणधर्म है वो है सावृत्ति का गुणधर्म। कि परिमेय संख्याओं का सावृत्ति का जो गुणधर्म है वो लागू होता है या नहीं होता है, या किस किस में योग, वैकलन या गुणन या भाग, इनमें किस किस में सावृत्ति का नियम लागू होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे। इनके हम परिभाषा देखें तो दो परिमेय संख्याओं, इनके नियम को देखें तो दो परिमेय संख्याओं को जब योग, दो परिमेय संख्याओं का जब योग, वैकलन, गुणन और भाग किया जाता है तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो उसमें सावृत्ति का गुणधर्म लागू हो जाएगा। तो उसमें सावृत्ति का गुणधर्म लागू होगा।
परिमेय संख्याओं का पहला गुणधर्म हुआ सामर्थ्य का गुणधर्म। जब दो परिमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन, भाग को किया जाता है या उनमें जब हम दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, गुणन करते हैं, भाग करते हैं तो जब हमें उनसे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो उसमें सामर्थ्य का नियम लागू। जब हम दो परिमेय संख्या है उनका हम जोड़ेंगे तो उनसे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो उसमें क्या होगा, सामर्थ्य का गुणधर्म लागू होगा। जब हम दो संख्याओं का भाग करते हैं तो जब उनसे परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो उसमें सामर्थ्य का गुणधर्म लागू होगा, नहीं होगी तो हमें परिमेय संख्या में उस परिमेय संख्या में गुणधर्म का लागू भाग में हो सकता है कि नहीं होगा। तो हम आगे उसमें देखेंगे किस में होगा और किस में नहीं होगा कि सामर्थ्य का गुणधर्म परिमेय संख्याओं में, योग में, व्यवकलन में, गुणन और भाग में किस किस में लागू होता है, किस किस में नहीं होता है। तो एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं, सविस्तार रूप से हम चारों को योग, व्यवकलन और गुणन व भाग में सही पूरे को समझेंगे। एक नंबर आता है हमारा योग, है ना, जोड़। क्या हम देखेंगे जोड़ में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म लागू है या नहीं है। कि जोड़ में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म लागू है या नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, योग। हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में योग में सामर्थ्य का नियम लागू है या नहीं है। तो हम इनको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये लागू होगा या नहीं होगा। तो हम पहले उदाहरण लेते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। मान लें कि हमारे पास परिमेय संख्या 5/7 और एक ले ली 2/3। 1 और 2 ये दो परिमेय संख्या हो गई हमारे पास। अब हम इनको जोड़ते हैं। आपको ये जोड़ आती होगी, नहीं तो चलो सीख लेते हैं। कुछ बच्चों को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी। तो इनको हम कैसे जोड़ते हैं, इनको आपको लघुत्तम समापवर्तीय आता है तब तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो। आपने कक्षा 6 में या 5 में जो भी पढ़ी होगी उसमें लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती दिए हुए थे। अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो आपको आसानी से ये जोड़ आती होगी। लेकिन कुछ बच्चों को सीधी जोड़ है वो भी नहीं आ रही अभी तक। तो हम देखते हैं कि इनको कैसा जोड़ा जाता है। इनको जोड़ा जाता है जब माना कि यहाँ पर 7 है, ये सीधा नहीं जोड़ा जाता 5 2 7 और 7 3 10 ऐसा नहीं लिखा जाता। यहाँ पर कितने हैं 7, यहाँ पर है 3। आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है वो सबसे छोटी से छोटी, कि इन दोनों संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जाता हो, भाग जाता हो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो। तो हम देखें तो 7 में हम लेते हैं कि 15, तो 15 में 3 का तो जाता है लेकिन 7 का नहीं जाता है। तो इसके बाद में हमारे आती है 15 के बाद में 21। हम देखते हैं 21। आपको लगभग जो इनमें दोनों में 7 और 3 के पार्टे में आता है वही संख्या यहाँ पर आएगी। जो लगभग 7 के पार्टे में शुरुआत में आ जाएगी और जिसमें 3 के भाग जाता होगा आपको पता चल जाएगी ये संख्या आएगी। जब हम 1 7 7 2 7 2 7 14 3 7 21, तो इसमें 7 का 3 बार भाग जाता है। 3 बार जब पार्टा बोलते हैं तो 21 आ जाता है। हम यहाँ देखें, अब 3 का देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें जाता है या नहीं जाता। तो 3 का 21 में भाग देने पर 7 बार आ जाता है। कितनी बार? 7 बार। 7 3 21। तो हमारे यहाँ पर कितने संख्या आएगी? 21। यही संख्या सबसे छोटी है जिसमें 7 का भी भाग जाता है। कितनी बार? 3 बार। 3 का भाग देता है, कितनी बार जाएगा? 7 बार। अगर आपको यहाँ पर ऐसे ज्ञात करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको पता नहीं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इसको आपको कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखिए तब भी आपको आंसर सही होगा या हल होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब ये दो संख्या दी गई है 7 और 3, आप इनको 7 और 3 को सीधा जब हम गुणा करेंगे तो हम 7 3 21 जो सीधा आंसर आएगा उनको भी आप यहाँ लिख सकते हो। आपको ये नहीं महत्तम लघुत्तम समापवर्ती आना चाहिए, उनको लेकर आप यहाँ पर जो आंसर आए वो लिखो।
आप सीधा 7 इंटू 3 करोगे तो जितनी संख्या आएगी वो लिख दो। जब आप इनका भाग दोगे 21 में 7 का तो 3 बार जाएगा, 3 का दोगे तो 7 बार, उल्टा भाग चला जाएगा। उसमें आपको भाग देने में वापस आसानी होगी। अगर आप इस गुणा के जो 7 इंटू 3 है, इस गुणा के नियम से आप इसको करोगे 21 आएगा तो आपको आसानी होगी, क्योंकि जब आप 21 में 7 का भाग दोगे तो आपको पता होगा 3 बार जाएगा। जब आप 21 में 3 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा। जब आप 7 का भाग दोगे 21 में तो 3 बार और 3 का दोगे 7 बार, उल्टा भाग चला जाएगा, जिससे आपको भाग देने में आसानी होगी। आगे चलते हैं कि 7 जब हम 7 के 3 में भाग देते कितनी बार, 7 21, 3 बार गया। अब इन 3 को कितनी बार गया, 3 बार। अब इन 3 को इन 5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो कितना हो गया, 5 3 15। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे संख्या की ओर। हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर है 21। 7 कितनी बार भाग जाता है, 7 21, और जब हम कितनी बार, 7 बार, 7 21। आगे कितने हैं, 2। 7 को कितने से गुणा करना, 2 से, कितना आ गया, 14। तो क्या हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +14। तो कितना उत्तर आ गया, 15 और 14 कितना होता है, 5 और 4 9, 1 और 1 2 बटा 21। तो क्या ये एक परिमित संख्या है, देखो कि ये क्या है, परिमित संख्या 29 बटा 21। तो हम देखते हैं तो यह क्या है, परिमित संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम यहाँ पर एक संख्या जो है ऋणात्मक ले लेते हैं और जिनके साथ हम योग करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं कि हम लेते हैं कि 8 बटा 3 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं -4 बटा 6। इस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। एक और संख्या हम बटा लेते हैं, देखते हैं। हम और बटाए तो आता है 2 बटा हम बटा लेते हैं 9। जिससे क्या हो सकता है, बड़ा जो कमज़ोर है या कुछ को थोड़ा कम जोड़ या बाकी आती है, उनको ये 3 संख्या हल करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो थोड़े होशियार है उनको इस प्रकार की जोड़ सीखनी जरूरी होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 बटा 3, यहाँ पर ये संख्या ये माइनस की है और यहाँ पर आ गया 2 बटा 9। हम जोड़ के देखेंगे कि इनसे हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या हमें परिमित संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी। हम देखते हैं तो हमारा वही सिस्टम। अब यहाँ पर तो मैंने कह दिया कि आप गुणा करके यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन जब आपके पास 3 संख्या आ जाएगी तो आपको जो पहला लघुत्तम समापवर्ती का नियम था उसको अपनाना पड़ेगा। आपको वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसमें 3 का, 6 का और 9 इन तीनों का भाग जाता हो। आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसमें 3, 6 और 9 इन तीनों का भाग जाता हो। तो आप सोचिए कि ऐसे कौन सी संख्या की जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो आप उल्टा जो बड़ी संख्या उससे शुरू हो जाए। 1 9 जिसमें 9 में 6 का भाग नहीं जाता। 1 9 9 2 9 कितना था, 18। 2 9 दोनों 18, कितना आ गया, 18। अब आप देखिए कि इनमें 6 का भाग जाता है क्या, 18 में 6 का, बोलिए 6 का पड़ा, 6 3 18 इसका जाता है। अब देखते हैं चेक करते हैं 3 का, 3 का जाता है, 6 बार जाता है, 5 3 15, 6 3 18। तो हमारे छोटे से छोटी संख्या कौन सी होगी,
जो हमारा लघुत्तम आएगा वो होगी 18, जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 6 का जाता है और 9 का भी जाता है। इन तीनों का इस 18 में भाग जाता है। अब हम अगले हमारी प्रोसेस करते हैं। अब हमें 3 का भाग है वो 18 में देना है। कितनी बार जाएगा कि हम 3 का पढ़ा कितनी बार बोले कि 18 आ जाए, तो हम देखते हैं कि 6 3 क्या होता है 18, 6 12। अब ये 6 है, इनको हम किन से गुणा करना पड़ेगा, इस 8 से। किन से, इस 8 से। तो हम देखते हैं 6 का पढ़ा 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है 48, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, कितना आ गया 48। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 48। आगे हम देखते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चिन्ह हो गए, एक बार हम इन चिन्ह को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं 6 को 18 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 6 का, 1 6 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, कितनी बार गया, यहाँ आप एक साइड में लिख लेना 3 बार। अब हम देखते हैं कि इस 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस 4 से। 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, आसानी होगी। अब आपको 3 और 4 से गुणा करो कि 4 3 कितना होता है 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। यह 12 कहाँ लिखना है, यहाँ पर। आगे हम किसका, सॉरी हमने एक चिन्ह छोड़ दिया, एक बार ये इनमें साथ लिखना है। आगे हम इनको हल करेंगे तब इनको, यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कितना आएगा 12, जो हमारे ये उत्तर है। आगे हम देखते हैं प्लस, पीछे क्या रहा 9 का भाग दो 18 में कितनी बार जाएगा, ए नू 2 नू 18, 2 बार, कितनी बार गया 2 बार, गुणा कितने से 2 से, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 है, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, क्या हो गया। अब आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे। इनको जोड़ने से पहले जो ये माइनस का चिन्ह है, जो कोष्टक है उनके अंदर जो माइनस की संख्या है उनको आपको बाहर लाना पड़ेगा, इस चिन्ह को। इसलिए आपको इस चिन्ह को बाहर लाने के लिए आपको आगे क्या करना होगा, 48। जब हम आपको, मैंने हो सकता है कल कक्षा 7 में बताया होगा, एक चिन्ह वाला प्रयोग बताया था आपको, हो सकता है आता होगा नहीं आता, तो मैं कि जो ये कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है इनको बाहर कैसे लाते हैं, हम इनको एक बार देख लेते हैं। मैं लिखा देता हूँ कि इनको हम बाहर कैसे लाते हैं। जब हम प्लस गुणा माइनस करते हैं तो हमारे कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, हमेशा माइनस का। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब कोष्टक से किसी संख्या को माइनस से प्लस को बाहर लाओगे और बाहर के चिन्ह से गुणा करोगे तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा, इसकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। जब हम माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमारे क्या आता है, माइनस आता है। जब हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमारे क्या आता है, माइनस आता है। जब हम प्लस को माइनस से जोड़ते हैं तो माइनस, जब हम प्लस इंटू प्लस तो प्लस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है पता है, प्लस। माइनस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। प्लस इंटू प्लस प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। लेकिन जब माइनस और प्लस और माइनस होता है वो माइनस रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमारा 48। यहाँ पर क्या है, एक प्लस है, अंदर क्या है माइनस है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, आगे क्या है माइनस। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस 12, आगे प्लस 4। अब हम इनको देखते हैं, आगे घटाते हैं। 48 में से 12 गए, 8 में से 2, एक बार आप जोड़ लो। 48 और 4 कितने होते हैं, 52।
52 माइनस 12 बटा 18। जब हम 2 में से 2 घटाते हैं तो 0, 5 में से 1 4 बटा 18, जो कि ये क्या है हमारे परिमेय संख्या है। यह भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम इनमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इसलिए दो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं ए एवं बी, दो परिमेय संख्याएं ए एवं बी, ए व बी को, ए व बी के लिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। कि दो परिमेय संख्या ए व बी के लिए ए प्लस बी भी एक क्या होती है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या होती है, ए परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमने इन दो उदाहरणों के माध्यम से समझा, इसलिए अंततः क्या होता है, अंततः परिमेय संख्या में परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होती है, सावरित होती है। योग के अंतर्गत सावरित होती है। तो आज हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, और परिमेय संख्याओं के पहले हमने क्यूब नॉट इक्वल 0 के बारे में पढ़ा, और फिर हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में चर्चा की। उसमें सावरित है, उस जो परिमेय संख्याओं का पहला गुणधर्म है सावरित है, उसके बारे में चर्चा की। सावरित के अंदर हम योग है, योग के बारे में चर्चा की, और हमने देखा कि परिमेय संख्या होती है और सावरित के नियम गुणधर्म है, उसमें योग के अंतर्गत जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और योग के अंतर्गत परिमेय संख्या होती है वो एक सावरित होती है। इस प्रकार हमने आज परिमेय संख्याओं का पहले गुणधर्म सावरित के अंतर्गत हम योग के जो नियम है उनको देखा कि हम जब दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। ये हमने देखा कि ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सावरित होती है। दोस्तों आज की ये क्लासेज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम इनको आगे बढ़ाते हुए वैकलन, गुणन और भाग के जो गुणधर्म है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे क्लासेज में पहली बार हो तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी क्लासेज है वो नियमित हमेशा इसी प्रकार बने रहे। आप अपना सहयोग देते रहे, हम अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि आपकी पढ़ाई और भी मजबूत बन जाएगी और आप अपनी पढ़ाई पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों आज का दिन आपके लिए शुभ हो। गुड बाय दोस्तों, हम फिर कल मिलेंगे इसी क्लासेज के साथ, एक नए इस गुणधर्मों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, वैकलन के गुणधर्म। दोस्तों आज की क्लासेज में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज जिस प्रकार हमने उस कमेंट को जो हमारे पूछा गया था उनको हम आंसर के रूप में हम यहाँ पर चर्चा की थी, उसी प्रकार आपके कमेंट को और अच्छी तरह से अगली कक्षा में बताकर और उनको हम जो आपका कन्फ्यूज़न होगा उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों गुड बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।